नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड पॉलिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि उत्तराखंड स्पेशल सीरीज का ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड स्टेट को पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 2000 को ये भारत के 27वें राज्य की तरह अस्तित्व में आया। एंड विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट, जो उत्तराखंड का राजभवन था उसको टेम्पररली बीजापुर हाउस में शिफ्ट किया गया, और जो कि आप कह सकते हैं न्यू कंटोनमेंट रोड देहरादून में मौजूद है। तो ये टेम्पररी राजभवन था जब स्टेट बना था। उसके बाद फ्रेंड्स, सर्किट हाउस जो देहरादून में है, इसको रीडेजिग्नेट किया गया राजभवन की तरह। और जो पहले गवर्नर थे आपके श्री सुरजीत सिंह बरनाला, वो यहाँ पर 25 दिसंबर 2000 को शिफ्ट किए गए। प्रेजेंट राजभवन, जो कि पहले सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था, 1902 में बनाया गया था और तब इसको कोर्ट हाउस बुलाया जाता था। और आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नर होते हुआ करते थे यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर जनरली रिसाइड करते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में फ्रेंड्स से भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बिल्डिंग में रहे हैं, मतलब रिसाइड किया है उन्होंने। और जब भी वो देहरादून में जाते थे तब यहीं पर रुकते थे। और इसके बाद भारत के कई प्रेसिडेंट्स और आप कह सकते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ पर इस हिस्टोरिक बिल्डिंग में रह चुके। अब फ्रेंड्स, जो राजभवन था वो आपका सर्किट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था बाद में, लेकिन ध्यान रखिएगा जो गवर्नर सेक्रेटरीट था वो बीजापुर हाउस में ही कार्यरत था टिल 27 जुलाई 2019। और इसी दिन आप कह सकते हैं कि राजभवन सेक्रेटरीट की जो नई बिल्डिंग थी, ऑडिटोरियम बिल्डिंग, इसका इनॉग्रेशन किया गया था श्री BL जोशी, जो कि 3rd गवर्नर थे उत्तराखंड राज्य के, उनके द्वारा। लेटर अ सेपरेट गवर्नर्स ऑफिशियल रेजिडेंस वॉज बिल्ट इन दिस प्रेमाइसेस विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती मार्गरेट अल्वा, द 4th गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ऑन 14 अप्रैल 2010। और जो पुरानी बिल्डिंग थी आपकी सर्किट हाउस की, उसको बाद में आप कह सकते हैं राजभवन गेस्ट हाउस बना दिया गया। ठीक है, मतलब एट प्रेजेंट हम कह सकते हैं उसको राजभवन गेस्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाता है। उत्तराखंड इज वन ऑफ अ फ्यू स्टेट इन द कंट्री विच कैन बोस्ट ऑफ 2 राजभवन्स। द सेकेंड राजभवन ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन नैनीताल। आज़ादी से पहले के टाइम पर हम कह सकते हैं कि जो नैनीताल था वो समर कैपिटल था आपका यूनाइटेड प्रोविंस का, जो कि अब उत्तर प्रदेश है। एंड दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग बिल्ट लाइक अ स्कॉटिश कैसल वॉज क्रिश्चियन सच एज गवर्नर्स हाउस और गवर्नमेंट हाउस। मतलब आज़ादी से पहले नैनीताल में जो आपका राजभवन था उसकी बात हो रही है कि ये जो बिल्डिंग थी, इट बिल्ट लाइक अ स्कॉटिश कैसल। और नैनीताल उतने टाइम पर समर कैपिटल हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस का, तो वहाँ पर भी एक राजभवन बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज रीनेम्ड एज राजभवन। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनीताल राजभवन वॉज लेड ऑन 27 अप्रैल 1897 एंड द कंस्ट्रक्शन टुक 2 years टू कंप्लीट। इट इज़ बिल्ट ऑन द यूरोपियन पैटर्न एंड बेस्ड ऑन द गोथिक आर्किटेक्चर। जो आपका नैनीताल का राजभवन था उसका फाउंडेशन स्टोन 27 अप्रैल 1897 को रखा गया था। 2 साल लगे थे पूरे कंस्ट्रक्शन में, और यूरोपियन पैटर्न पर बनाया गया था गोथिक आर्किटेक्चर का यूज़ करके। उसके बाद फ्रेंड्स, जो डिज़ाइनर थे राजभवन के नैनीताल वाले, वो आर्किटेक्ट, उनके नाम थे आर्किटेक्ट स्टीवेंस एंड द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर FOW होटल। इन दोनों लोग ने मिलकर के डिज़ाइन किया था नैनीताल वाला राजभवन। बर्मा टीक एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है। इट हैज़ बीन यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर वेरिएशन ऑफ टीक्स। लोकल स्टोन्स हैव बीन यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन with ashlars finishing. Some of the privileged occupants of the Rajbhavan Nainital in the pre-independence era, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में कुछ इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सन थे जो वहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं उस ऑफिस के ऑक्यूपेंट थे, जिनमें आपके कुछ नाम शामिल हैं। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, सर जेम्स, सर जॉन मिस्टन और सर हरकोट बटलर। तो ये लोग वहाँ पर रह चुके थे। और अगर हम बात करें यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर की तरह ये वहाँ पर रह चुके थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी आप कह सकते हैं कि जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश थी श्रीमती सरोजनी नायडू, वो उसकी पहली ऑक्यूपेंट थी इस हिस्टोरिक मोनूमेंट की, जो आपका नैनीताल का राजभवन था। उसके बाद फ्रेंड्स,
गवर्नर्स के लिस्ट नीचे दिए गए हैं उत्तराखंड राज्य के। तो सबसे पहले गवर्नर का नाम था श्री सुरजीत सिंह बरनाला, फर्स्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। टेन्योर इनका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद मिस्टर सुदर्शन अग्रवाल दूसरे गवर्नर हुए। मिस्टर BL जोशी तीसरे गवर्नर थे। मार्गरेट अल्वा आपकी चौथी गवर्नर थे। डॉक्टर अजीज कुरैशी ये आपके 5वें गवर्नर थे। KK पाल छठे गवर्नर थे। बेबी रानी मौर्य ये आपकी 7वीं गवर्नर थे। गुरमीत सिंह ये आपके 8वें गवर्नर थे, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं इनकम्बेंट गवर्नर भी हैं। 15 सितंबर 2021 आप कह सकते हैं कि अभी इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट दी गई है। जैसे पहले चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड राज्य के। इनका टेन्योर वहीं से स्टार्ट होता है जब उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर 2000 से लेकर के 29 अक्टूबर 2001 तक। उसके बाद श्री भगत सिंह कोश्यारी हुए हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी ND तिवारी काफ़ी फेमस चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड राज्य के। उसके बाद ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है, आपको नाम याद रखना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला वाला श्री नित्यानंद स्वामी, दूसरा श्री भगत सिंह कोश्यारी, तीसरा श्री नारायण दत्त तिवारी। तो इतने नाम आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी, इनको दोबारा से हाल ही में उत्तराखंड राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद अब फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स ऑन वेरियस पोस्ट इन उत्तराखंड की बात करें तो पहले गवर्नर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद पहले चीफ मिनिस्टर आपके नित्यानंद स्वामी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इंटरिम स्पीकर जो पहले थे विधानसभा के उत्तराखंड के, वो प्रकाश पंत थे। पहले असेंबली स्पीकर या आप कह सकते हैं विधानसभा स्पीकर जो हुए वो यशपाल आर्या हुए। तो मतलब प्रकाश पंत इंटरिम स्पीकर थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, तो ये आपके थे अशोक अभेंद्र देसाई। फर्स्ट एडवोकेट जनरल आपके थे मेहरबान सिंह नेगी। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन स्टेट लॉ कमीशन के थे जस्टिस धर्मवीर शर्मा। उसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट चेयरमैन स्टेट फाइनेंस कमीशन RK धर। फर्स्ट चेयरमैन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन विजेंद्र जैन। फर्स्ट चेयरमैन स्टेट वुमेंस कमीशन डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। फर्स्ट चेयरमैन स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये आपके थे अजय सेठिया। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन स्टेट SC ST कमीशन, तो ये आपके थे नारायण राम आर्या। फर्स्ट चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन NP नवानी, मतलब UKPSC के पहले चेयरमैन थे NP नवानी। फर्स्ट चेयरमैन सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन UKSSC के जो पहले चेयरमैन थे डॉक्टर RBS रावत। फर्स्ट स्टेट लोकायुक्त आपके जस्टिस SHA राजा थे, रजा आप कह सकते हैं, जस्टिस SHA रजा। उसके बाद फर्स्ट चीफ कमिश्नर राइट टू स्टेट सर्विस कमीशन के थे आपके आलोक कुमार जैन। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अजय विक्रम सिंह। और फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे उत्तराखंड पुलिस के अशोक कांत शरण। तो फ्रेंड्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं उत्तराखंड के लिए। तो सबसे पहला आपका उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा उत्तराखंड के लिए। तो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इट इज़ यूनिकैमरल लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द उत्तराखंड एंड इसकी सीट देहरादून में है। देहरादून आपका विंटर कैपिटल है उत्तराखंड राज्य के लिए। भरारी सेन समर कैपिटल है उत्तराखंड राज्य के लिए। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली जो है आपकी 70 मेंबर्स की है। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स जो हैं MLA 70 मेंबर्स हैं। पहले ये मेंबर 71 थे, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में जो आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 में, उसमें जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स होते हैं जिनकी सीट रिजर्व होती है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। तो अब जो 71 मेंबर थे पहले, तो एक एंग्लो इंडियन एबॉलिश हो गई सीट, तो अब केवल 70 मेंबर्स ही बचे हैं, ठीक है। 4 जुलाई 2021 पुष्कर सिंह धामी इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड। और इस वक्त भी दोबारा अगेन इनको अपॉइंट कर दिया गया उत्तराखंड राज्य के लिए मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी जी को ही। और यही आपके लीडर ऑफ द हाउस भी हैं। जो स्पीकर हैं असेंबली के वो आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। और करंट गवर्नर जो हैं उत्तराखंड राज्य के वो आपके गुरमीत सिंह हैं। तो ये बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। और अभी मैंने आपको जो बात बताई है कि 2002 से 2020 तक उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 71 सीट थी, लेकिन जिसमें 71 में से एक सीट रिजर्व थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। हाल ही में 25 जनवरी 2020 को इस सीट को एबॉलिश कर दिया गया है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अब जो सीट है उत्तराखंड असेंबली की वो 71 से घट करके 70 पर आ गई है।
इसके बाद फ्रेंड्स गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर हम लोग, तो दूसरे स्टेट्स की तरह ही इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो गवर्नड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक के प्रोविजंस लिखे गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नेंस का, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका एग्जीक्यूटिव है, एक आपका लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव जो हेड है इसमें आपके गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट और एडवोकेट जनरल आ जाते हैं। लेजिस्लेचर में आपके गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और जुडिशरी में आपके हायर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो सबसे एग्जीक्यूटिव का आप कह सकते हैं सबसे जो ऊपरी शिखर है वो आपका गवर्नर है। आर्टिकल 153 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये कहता है कि हर स्टेट के पास एक गवर्नर होगा एंड हु विल एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और प्रेसिडेंट ये अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसके एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछा सकता है एग्ज़ाम में, कि जब ये अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर का, तो ध्यान रखिएगा जो कंसर्न्ड स्टेट होती हैं उसके जो कंसर्न चीफ मिनिस्टर होते हैं उनसे कंसल्ट लेता है प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये चीफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है इट इज़ नॉन बाइंडिंग इन इट्स नेचर। मतलब ये जो एडवाइस है, ये जो परामर्श है चीफ मिनिस्टर का प्रेसिडेंट को गवर्नर के अपॉइंटमेंट में, ये किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होता है। इनके एडवाइस को प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो गवर्नर होता है वो अपने ऑफिस में प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर होता है, प्रेसिडेंट की इच्छा मात्र पर होता है। प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं गवर्नर को उनके ऑफिस से और किसी दूसरे गवर्नर को वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं जैसा वो जब चाहें। गवर्नर खुद भी अपना रेजिग्नेशन किसी भी वक्त दे सकते हैं प्रेसिडेंट को एड्रेस करके। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि गवर्नर जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको एड्रेस करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। तो आप ध्यान रखिएगा जो गवर्नर होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गवर्नर को ओथ दिलाने का जो काम होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसी स्टेट के, वो गवर्नर को ओथ दिलाते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जब चीफ जस्टिस एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, तो इस केस में जो सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का वो गवर्नर को ओथ कराएंगे, शपथ दिला देंगे। उसके बाद फ्रेंड जो उत्तराखंड के गवर्नर होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। तो बेसिकली सभी स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके पास ये पावर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दूसरी बॉडी है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव में ही। तो आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बात बताता है कि गवर्नर पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, मुख्यमंत्री को, और फिर मुख्यमंत्री के ही परामर्श पर अन्य जो दूसरे मंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और मंत्रियों का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसके बाद उनको ओथ जो दिलाई जाती है वो संविधान के या संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग दिलाई जाती है। तो मतलब जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के बाद जो ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी होता है इट इज़ एज पर द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनिस्टर जो होते हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ध्यान रखिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का वो उसका निर्माण करते हैं। और हेड कौन होता है तो आप सभी को पता है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर हेड की तरह काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द गाइड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एक्सेस ऑफ द गवर्नेंस। इट इज़ अ डेलिबरेटिव एंड पॉलिसी मेकिंग बॉडी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट और द कंट्री ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर और इन केस ऑफ लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ये भी कहा जाता है कि ये लिंक का काम करते हैं इन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में या आप कह सकते हैं विधायिका या कार्यपालिका के बीच में एक लिंक का काम भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही करते हैं। उसके बाद मित्रों चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं। चीफ मिनिस्टर को रियल हेड बोला जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव का।
आप कह सकते हैं इज़ द कैप्टन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज़ द स्पेशल पोजीशन इन द कैबिनेट। अगर फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ही कैन बी कॉल्ड एज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे नेशन में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्यों में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट आपका सेक्रेटरीट बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके जो मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? दे आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसलिए उनको असिस्ट करने के लिए, उनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लिए या फिर उनको परामर्श देने के लिए एक संपूर्ण तरह से हमें प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की आवश्यकता होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जिसे हम लोग सेक्रेटरीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर स्टेट के टर्म्स में देखेंगे तो ये आपका स्टेट सेक्रेटरीट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है सेक्रेटरीट का, वो आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, और इनके नीचे और भी दूसरे सेक्रेटरीज होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स में लिंक्ड होते हैं। और जो दूसरे सेक्रेटरीज हैं चीफ सेक्रेटरी के बाद, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट सेक्रेटरीज। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी हैं या फिर ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये बेसिकली सीनियर IAS ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्रेटरीट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और सेक्रेटरीट का एक कर्तव्य होता है, it is the duty of the secretariat to collect and analyze the necessary material for the formulation of government policy and present it to the council of minister। जो आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है उसमें उसके जो अदर साइड्स हैं उनको एनालाइज करना और फिर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने पेश करना, ये काम होता है बेसिकली सेक्रेटरीट का, ताकि उस पर फिर बेटर एक लॉ मेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। उसके बाद फ्रेंड, जो द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक। तो चीफ सेक्रेटरी का जो पोस्ट होता है, आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी लेवल पे सबसे ऊपर का पोस्ट है ये। या फिर अगर किसी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की हम बात करें या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की बात करें, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक है उसका सबसे ऊपर का रैंक आपका चीफ सेक्रेटरी का ही रैंक होता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेट, और अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो यही हो जाएगा आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। सो वी कैन से दैट द चीफ सेक्रेटरी इज़ द पाइवट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फ्रेंड्स डायरेक्टोरेट भी होता है सेक्रेटरीट के बाद, जो कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये थर्ड ऑर्गन होता है किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसको एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके पॉलिटिकल हेड हो जाते हैं, सेक्रेटरीट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो जाता है, और इनके नीचे आप कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें आपके डायरेक्टोरेट होते हैं। सो दिस इज़ द बॉडी विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, जो कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीट के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स इनसाइड अ गवर्नमेंट सेक्रेटरी। फॉर एग्जांपल, अगर होम सेक्रेटरी है तो इनके अंडर में पुलिस, जेल, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स एक्सटेंड्स टू द बॉटम एंड हैव देयर ओन डिविजनल लेवल्स। In general, the revenue administration, there is a divisional commissioner after the head of the department who looks after the peace and order, revenue collection and the other works of this particular division। तो अगर उत्तराखंड राज्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो डिवीज़न है, पहले भी हम लोगों ने बात की, एक आपका है गढ़वाल डिवीज़न और एक है आपका कुमायूं डिवीज़न। जिसमें गढ़वाल डिवीज़न जो है इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, 7 जिलों से मिलकर के आपका बना है गढ़वाल डिवीज़न, गढ़वाल मंडल आप कह सकते हैं। बिलो द मंडल आर द डिस्ट्रिक्ट्स हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये जो डिवीज़न है इनके नीचे आप कह सकते हैं ज़िले आपके आ जाएंगे, और ज़िलों के जो हेड होते हैं उनको आप DM या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में टोटल 13 ज़िले हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे आपके आते हैं तहसील, जहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जिनको हम लोग HDM के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो DM है ये बनाए जाते हैं जब आप UPSC का एग्ज़ाम देते हैं तो आप IAS बनते हैं, यहाँ पर IAS बैठाए जाते हैं। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे UKPSC आप दे रहे हैं, तो आप बनेंगे SDM, और आप ज़िले के अंदर जो तहसील हैं उनमें किसी एक तहसील को हेड करेंगे। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 110 और 110 तहसील इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में टोटल 110 तहसील हैं।
वेयर एज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट देयर वर ओनली 49 तहसील। तो उत्तराखंड राज्य का जब फॉर्मेशन नहीं हुआ था तब यहाँ पर 49 तहसील थे, लेकिन बाद में 29 और तहसील बना दिए गए बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस इन मे 2004। तो अब आपके टोटल हो गए हैं 110 तहसील उत्तराखंड राज्य में। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही आपका एक डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कार्य करता है, और एट द टॉप ऑफ इट इज़ अ स्टेट लेवल, देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द बॉटम इज़ अ ब्लॉक। तो सबसे ऊपर आपका स्टेट लेवल हो जाएगा, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे नीचे आपका ब्लॉक लेवल डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद फ्रेंड्स अगर उत्तराखंड राज्य की हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 95 ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव में ही आ जाता है एडवोकेट जनरल। तो आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि एडवोकेट जनरल जो स्टेट में होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इनका टर्म फिक्स नहीं होता है एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। मतलब जो एडवोकेट जनरल हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। जिस तरह से अगर गवर्नर की बात करें तो ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट इट इज़ नेसेसरी दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एडवोकेट जनरल अगर आपको बनना है तो कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया आप होने चाहिए। दूसरा, आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल वर्क में, जो विधिक कार्य होते हैं उसमें 10 साल से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक वकील रह चुके हों, तो ये माना जाता है कि आपके पास अच्छा जुडिशियल वर्क का एक्सपीरियंस आ गया है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं एडवोकेट जनरल की पोस्ट के लिए। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है? ही जनरली एडवाइजेज द गवर्नर इन लीगल मैटर्स। जो लीगल मैटर्स होते हैं उसमें ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं एंड परफॉर्म द लीगल ड्यूटी असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। और अगर कोई ऐसा कर्तव्य है जो गवर्नर ने एडवोकेट जनरल को असाइन किया है तो वो भी उसे करना होगा, ये उनकी ड्यूटी है। जो एडवोकेट जनरल होते हैं ही कैन पार्टिसिपेट इन द सिटिंग्स ऑफ द हाउसेज, स्पीक बट कैन नॉट वोट। जो आपके मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं जैसे एमएलएज हो गए, ठीक, एमएलएज की तरह ही ये किसी भी सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाउस के बोल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो उत्तराखंड राज्य के जो पहले एडवोकेट जनरल थे उनका नाम क्या था? मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी आपके उत्तराखंड राज्य के पहले एडवोकेट जनरल थे। इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा ऑर्गन हमारा है लेजिस्लेचर का, इसका मेन काम क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली इसके 2 ऑर्गन्स हो लेजिस्लेचर में भी, टॉप पे आप कह सकते हैं गवर्नर, और उसके बाद जो सेकेंड ऑर्गन है वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर जो है, द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इज एट द टॉप ऑफ द लेजिस्लेचर। वन कैन नॉट इंटर द लॉ इन्फोर्समेंट विदाउट हिज सिग्नेचर। मतलब अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना रहा है, पहले बिल पास किया जाता है, और बिल एक्ट तभी बनता है जब गवर्नर का एसेंट मिल जाए। गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस को समन करने, प्रोरोग करने, डिजॉल्व करने का अधिकार होता है। ही एड्रेसेस द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस, गेट्स द बजट लेड, decides the qualification or disqualification of the evidences, and reserves the bill to be sent to the president and issue ordinances in special circumstances when the house is not in session। तो ये कुछ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कार्य लिखे हुए हैं गवर्नर के, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि ये बिल रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए। मतलब अगर कोई ऐसा बिल है जिस पर प्रेसिडेंट का एडवाइस उनको चाहिए तो वो बिल वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हाउस जो हो वो स्टेट का सेशन में ना हो, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये आपके लेजिस्लेटिव फंक्शंस माने जाते हैं गवर्नर के। उसके बाद फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मेंबर सिलेक्टेड बाय द एडल्ट वोटर्स ऑफ द स्टेट। मतलब 18 साल से ऊपर के जो वोटर्स हैं, 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो एडल्ट वोटर्स हैं, और उनके द्वारा जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है एमएलएस को। तो वही आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनते हैं। आर्टिकल 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बात हमें बताता है। उसके बाद फ्रेंड्स यही आर्टिकल 170 इस बात की भी पुष्टि करता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है किसी भी सीट की, उसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो आपके हैं 500, और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आपके 60 हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं। तो ये आपके आर्टिकल 170 ये बात बताता है।
उसके बाद फ्रेंड, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द एडल्ट वोटर्स, एडल्ट मतलब 18 ईयर्स और अबव ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बात हम लोगों ने पहले भी कर ली है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबरशिप के लिए जो क्वालिफिकेशंस होती है ये आपके आर्टिकल 173 में लिखी हुई हैं, और ये बिल्कुल सेम है, आप कह सकते हैं कि लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल उसी के सिमिलर आपकी एमएलएस की भी क्वालिफिकेशन है। तो अगर एक की भी क्वालिफिकेशन आपको याद है तो आप दोनों की क्वालिफिकेशन याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आइए देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो एज है वो 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है वो ये भी है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में आपको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एज अ मेंबर अगर आप कभी भी डिस्क्वालीफाई हुए हो किसी लॉ के अंडर जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो फिर आप एमएलए बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिफोर टेकिंग ऑफिस, गवर्नर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्टर्ड द ओथ इन अकॉर्डेंस विद द 3rd शेड्यूल। तो एमएलए इलेक्ट होने के बाद आपने ऑफिस अगर कोई ली है तो उस ऑफिस को लेने से पहले गवर्नर या उनके द्वारा निर्धारित कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर को रिप्रेजेंट करता हो, वो एमएलएस को ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है इन अकॉर्डेंस विद द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 3री अनुसूची है आपके संविधान की, उसके अनुसार। नॉर्मली जो आपका टेन्यूर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो टर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो आपका है 5 साल का, लेकिन ध्यान रखिएगा नेशनल इमरजेंसी के केस में ये 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जो टर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली का, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट द पीरियड ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बट द पीरियड सो एक्सटेंडेड कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डन इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टेन्योर या नॉर्मल टर्म आपका 5 साल का है, लेकिन उससे पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है, एंड इट इज डिजॉल्व बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिजॉल्व इवन इन केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन भी लगा है, तो उस पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्रेंड्स किसी भी मीटिंग के लिए एक कोरम होता है, वो पूरा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोरम कितना होता है? एटलीस्ट 1/10, ये कोरम होता है। अब ये जो 1/10 से नंबर निकलता है वो किसी भी तरह 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो कोरम में ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक, कि कोरम क्या होता है, 1/10, जैसे कोई अगर नंबर है तो उसका 1/10 कोरम बना देगा, लेकिन ये जो 1/10 नंबर है वो 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो विधानसभा के सेशन होते हैं, दे मस्ट बी कन्वीन्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार तो होने ही चाहिए। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो 2 सेशन होते हैं इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज आई स्पेशल सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाय द गवर्नर। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेज है, अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है, तो इस केस में गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पेशल सेशंस भी बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट वन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स टू बी द स्पीकर एंड अदर एज द डिप्टी स्पीकर। मतलब आर्टिकल 178 ये बात बताता है कि जो भी मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होकर के आए हैं, उन्हीं में से किसी को स्पीकर बनाया जाएगा और किसी को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, स्पीकर कंटिन्यूज इन हिज ऑफिस अंटिल द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूली इलेक्टेड असेंबली। मतलब अगर सपोज कीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी गई, स्पीकर चुन लिया गया और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, तो डिजॉल्व होने के बाद भी जो स्पीकर हैं वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे, वो अपने पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नई असेंबली इलेक्ट होकर के नहीं आ जाती और उसका पहला सेशन नहीं हो जाता। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज यूजली इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, बट ही कैन रिजाइन बिफोर बाय रिजाइनिंग टू द डिप्टी स्पीकर। मतलब स्पीकर का टेन्यूर 5 साल का होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो रिज़ाइन कर सकते हैं 5 साल से पहले भी डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करके। तो जो स्पीकर होते हैं वो डिप्टी स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स, इवन इफ स्पीकर सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही हैज़ टू रिजाइन एज द स्पीकर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्पीकर होता है ही इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द स्पीकर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन चला करके। जितने भी आपके मेंबर, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसकी जो मेजोरिटी होगी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इस मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन चला करके स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी चीज़ ये है कि ये मोशन चलाने से पहले 14 दिन पहले आपको स्पीकर को एक नोटिस देनी होगी। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, व्हेन अ मोशन इज प्रेजेंटेड अगेंस्ट द स्पीकर, स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड ओवर दैट पर्टिकुलर मीटिंग। अगर कोई मोशन स्पीकर के ही अगेंस्ट में चलाया जा रहा है तो उस मीटिंग को स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने और वोट करने का पूरा अधिकार स्पीकर के पास होता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं वो बिल्कुल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, just like the speaker of the Lok Sabha. Number of members of the legislative assembly before the formation of the state, there were 22 seats in the legislative assembly and 9 seats in legislative council. मतलब जो विधानसभा है आपके उत्तराखंड राज्य की, इसके स्टेट के फॉर्मेशन से पहले वहाँ पर विधानसभा की 22 सीटें थी और विधान परिषद की 9 सीटें थी। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर डिलिमिटेशन completed on 5th of November 2001, number of legislative assembly seats increased to 70 and the area was delimited again in February 2008। मतलब जब राज्य बन गया आपका और 5 नवंबर 2001 को डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनको 70 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स इज 15 आउट ऑफ द टोटल 70 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। जो 70 सीट है आपकी विधानसभा के उत्तराखंड राज्य के लिए, उसमें 70 में से 15 सीट रिजर्व हैं एससी और एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें 13 सीट रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट रिजर्व हैं आपके शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो 2 सीट्स हैं शेड्यूल ट्राइब वाली, ये कौन सी हैं? तो द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स आर, एक आपकी देहरादून में चकराता है और एक आपकी उधम सिंह नगर में नानक मत्ता है। ध्यान रखिएगा, जो 2 सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं 70 में से, उसमें एक है आपकी देहरादून की चकराता और दूसरी उधम सिंह नगर की नानक मत्ता। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इंटरिम असेंबली की। तो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब पेश हुआ था इन 2000, प्रोविजन ऑफ 31 MLAs वॉज मेड फॉर द इंटरिम असेंबली ऑफ द उत्तराखंड। तो 31 आप कह सकते हैं इंटरिम असेंबली के लिए 31 MLAs का प्रोविज़न अप्रूव हुआ था और इन 31 MLAs में से जो 22 मेंबर थे, दे वर इलेक्टेड टू द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1996, while 9 members were from the Uttar Pradesh Legislative Council. But immediately before the formation of the interim assembly, the number of the members of the Legislative Council was reduced to 8 at a time of its formation, due to the expiry of the term of one of the 9 members of the Legislative Council. Hence, the interim assembly was constituted with 30 MLAs. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ बीजेपी एंड इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर दिस लीडरशिप ऑन 9 नवंबर 2000। गवर्नर जो थे आपके सुरजीत सिंह बरनाल थे, उन्होंने नित्यानंद स्वामी को ओथ एडमिनिस्टर कराया था एज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड। 9 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे स्टार्टिंग में और 4 मिनिस्टर थे स्टेट्स के, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड था। ध्यान रखिएगा, जो इंटरिम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसका उत्तराखंड राज्य का, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद फ्रेंड्स, नित्यानंद स्वामी के रेजिग्नेशन के बाद भगत सिंह कोश्यारी ये सेकंड चीफ मिनिस्टर बनाए गए इंटरिम गवर्नमेंट के ही 29 अक्टूबर 2001 को, और 2 मार्च 2002 तक आप कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए चीफ मिनिस्टर बने रहे। कोश्यारी की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो इंटरिम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उसमें 9 कैबिनेट मंत्री थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड थे। 3 मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आप कह सकते हैं, ये भी इंक्लूडेड थे 9 कैबिनेट मिनिस्टर्स में। प्रकाश पंत जो थे, ही वॉज मेड द स्पीकर ऑफ द इंटरिम असेंबली एंड फर्स्ट सेशन बिगेन ऑन 9 जनवरी 2001। सबसे पहले जो स्पीकर थे इंटरिम असेंबली के उत्तराखंड राज्य के लिए वो आपके थे प्रकाश पंत, और जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 9 जनवरी 2001 को। उसके बाद फ्रेंड्स, पहली आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हुई स्टेट के लिए। इलेक्शंस हुए थे आपके 14 फरवरी 2002 को।
जिसमें टोटल वोटर्स टर्नआउट था 54.34% का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इन दिस इलेक्शन कांग्रेस गॉट 36, बीजेपी गॉट 90, बीएसपी 7, यूक्रेन 4, एनसीपी 1 एंड इंडिपेंडेंट एमएलएज गॉट 3 सीट्स। लेटर आफ्टर, अब ये वाला जो पॉइंट है ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर आफ्टर 1 एनसीपी एंड 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज ज्वाइंट कांग्रेस एंड द नंबर ऑफ कांग्रेस एमएलएज इंक्रीज टू 40। ठीक है, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नारायण दत्त तिवारी वॉज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑन 2 मार्च 2002। तो 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी, जिनको एनडी तिवारी भी कहा जाता है, इन्होंने, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, इनको उत्तराखंड राज्य के लिए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। इसके बाद फ्रेंड्स, बाद में वो रामनगर असेंबली सीट से वो एमएलए इलेक्ट हुए। ओनली 4 वुमेन, 2 फ्रॉम द कांग्रेस एंड बीजेपी, मतलब 2 कांग्रेस से और 2 बीजेपी से आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेड इन दिस असेंबली। तो ये जो असेंबली थी आपकी, इसमें फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्टेड असेंबली जो थी, इसमें केवल 4 वुमेन थी। यशपाल आर्या वॉज मेड द स्पीकर ऑफ द असेंबली। ध्यान रखिएगा, जो आपकी फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो स्पीकर थी वो आपकी यशपाल आर्या थी। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सेकेंड इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके लिए जो इलेक्शंस हुए, सेकेंड असेंबली सीट इन द स्टेट्स वर हेल्ड ऑन 21 फरवरी 2007। देयर वाज अ टोटल वोटर टर्नआउट 63.6%, तो पहले से बढ़ गया था। पहले आपका केवल 54.34% हुआ था। दूसरा जो इलेक्शन हुआ उसमें जो वोटिंग हुई 63.6% सीट्स पर हुई। इन दिस इलेक्शन बीजेपी गॉट 36 सीट्स, कांग्रेस गॉट 20, बीएसपी गॉट 8, यूक्रेन गॉट 3 एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स गॉट 3 सीट्स। In this also only 4 women were elected. On 8th of March 2007, BJP's M. Bhuvan Chandra Khanduri became the second elected chief minister of the state. ठीक है, तो दूसरी बार जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, एम भुवन चंद्रा खांडूरी। ये आपके दूसरे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड राज्य के लिए। और जो स्पीकर थे अब इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो कौन होंगे? तो हरबंश कपूर। ध्यान रखिएगा, हरबंश कपूर जो थे वो स्पीकर थे। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ खांडूरी ऑन 25 जून 2019, रमेश पोखरियाल निशांक, who was the health minister in the Khanduri government, was sworn in as the chief minister and stayed in this post for only 2 years 2 months and 18 days। 2 साल 2 महीने और 18 दिन के लिए रमेश पोखरियाल निशांक मुख्यमंत्री बनाए गए उत्तराखंड राज्य के लिए, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे खांडूरी गवर्नमेंट में। इसके बाद फ्रेंड 2011 में 11 सितंबर 2011 को खांडूरी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने उत्तराखंड राज्य के लिए, और ये 13 मार्च 2012 तक इस पोस्ट पर बने रहे। उसके बाद आपके तीसरे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुए, और यहाँ पे जो वोटर टर्नआउट था वो आपका था 67.70% का। यहाँ पर बीजेपी को 31 सीट मिली, कांग्रेस को 32 मिली, बसपा को आप कह सकते हैं 3 सीट मिली, यूक्रेन को 1 मिली एंड इंडिपेंडेंट्स को आप कह सकते हैं 3 सीट मिली थी। This time 5 women won the election. Govind Singh Kunjwal of the Congress was elected Speaker of that assembly. Congress MP Vijay Bahuguna became the 7th Chief Minister of the state of the Uttarakhand on 13th of March 2012. But Mr. Harish Rawat became the 8th Chief Minister of the state from 1st of February 2014 after Bahuguna resigned on 31st January 2014 due to internal strife. उसके बाद फ्रेंड्स मतलब आप कह सकते हैं जो विजय बहुगुणा थे ये आपके 7वें चीफ मिनिस्टर बने। इनके बाद मिस्टर हरीश रावत ये आपके 8वें चीफ मिनिस्टर बने उत्तराखंड राज्य के लिए, जब बहुगुणा जी ने रिज़ाइन कर दिया। बाय मार्च 2015 आफ्टर 3 बाई इलेक्शन द कांग्रेस हैड गॉट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी विद 36 MLAs। 3 बाई इलेक्शंस के बाद, मार्च 2015 के बाद 3 बाई इलेक्शंस हुए और उसमें कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली 36 MLA विद 36 MLAs। प्रेसिडेंट रूल वाज इन द स्टेट फॉर 46 डेज फ्रॉम 27 मार्च टू 11 मई 2016। तो 46 दिन का यहाँ प्रेसिडेंट रूल भी लगा, जो कि सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन है, 27 मार्च से लेकर के 11 मई तक। हरीश रावत अगेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑन 12 of May 2016। उसके बाद हरीश रावत दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनाए गए। अब कमेटीज़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट हैव इनफ टाइम टू फैसिलिटीज़ टू कंसीडर
each and every matter thoroughly. Therefore, there is a provision to form committees for the different purposes. मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर फैसिलिटी या हर चीज़ को पूरा टाइम दे पाए, तो इसीलिए उसको असिस्ट करने के लिए कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिनके डिफरेंट पर्पजेज होते हैं. दिस कमेटीज़ केयरफुली कंसिडर देयर सब्जेक्ट. मेजर कमेटीज़ जो हैं वो आपकी डेलीगेटेड लॉ मेकिंग कमेटी है, अश्योरेंस कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कॉरपोरेशन कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, पिटीशन कमेटी और हाउस कमेटी. उसके बाद फ्रेंड लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी. द लीडर ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन द स्टेट असेंबली विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड एट द लेवल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैबिनेट. मतलब जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट में जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी होती है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, उनके जो रिकॉग्नाइज्ड लीडर होते हैं उनको लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नियुक्त किया जाता है, और जिनके पास फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल मिनिस्टर्स की ही तरह होती हैं, ध्यान रखिएगा. दे आर प्रोवाइडेड फ्री फैसिलिटीज़ ऑफ द सेपरेट ऑफिस, सैलरी, अलाउंसेस, फर्निश्ड एकोमोडेशन एक्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आल्सो प्रोवाइडेड विद द convenience allowance and facilities for the employees required for the office. उसके बाद फ्रेंड्स सेक्रेटरीट आपका आ जाता है. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ इट्स ओन सेक्रेटरीट. इट्स फंक्शनिंग इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सेक्रेटरीट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शंस विच डील्स विद द हाउस अकाउंट्स प्रोसीडिंग्स एंड अदर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड. उसके बाद फ्रेंड्स आपका रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट देख लेते हैं. एज फार एज उत्तराखंड स्टेट इज कंसर्न, सो देयर आर 5 लोकसभा सीट्स एंड 3 राज्यसभा सीट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. मतलब 5 लोकसभा सीट हैं और 3 राज्यसभा सीट हैं उत्तराखंड राज्य में. लोकसभा जो सीट्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अल्मोड़ा, पौड़ी, टेहरी, नैनीताल और हरिद्वार. तो ये 5 आपकी लोकसभा की सीट हैं उत्तराखंड में. एंड एज पर द डिलिमिटेशन ऑफ 2008 देयर आर 14 असेंबली सीट्स अंडर ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. अल्मोड़ा सीट जो है इट इज़ रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो जो अल्मोड़ा की सीट है इट इज़ रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए ये सीट रिजर्व है. उसके बाद जो आखिरी ऑर्गन है आपका जुडिशरी. जुडिशरी इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. इसका मेन फंक्शन क्या है? इट एक्सप्लेन्स द लॉ. जो लॉ बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको एक्सप्लेन करने का काम जुडिशरी का होता है. इट इस्टेब्लिशेस कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव टू द एक्सटेंट दैट दीज बॉडीज वर्क बियॉन्ड द लेजिस्लेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो आपका जुडिशरी होता है कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को आर्बिट्रेरी वे में काम करने से ये रोकता है, ठीक है. मतलब उनको एक लिमिट में बांध देता है कि वो जो लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सीमा के अंदर ही काम करें, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है कि जुडिशरी इज सेड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड विजिलेंट वॉचडॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो आपका जुडिशरी होता है, न्यायपालिका होती है, वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, उनकी गार्जियन होती है, प्रोटेक्टर होती है, ठीक है. There is a high court at the top of the administration of the justice in the state. There are several subordinate courts as well under the control of the high court. For example, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका हाई कोर्ट के अंडर में आता है, फैमिली कोर्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस कमेटी, ये सारे आपके हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर काम करते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स हाई कोर्ट आ जाता है. अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर ईच स्टेट टू हैव 1 हाई कोर्ट. हर स्टेट में एटलीस्ट 1 हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा आपका आर्टिकल 214 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑन 9th November 2000 उत्तराखंड हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट नैनीताल एज द 20th हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री. तो इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ नैनीताल में, और ये आप कह सकते हैं भारत का 20वां हाई कोर्ट था. अंडर आर्टिकल 127 हाई कोर्ट हैज़ द फुल पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द अदर कोर्ट्स एंड जुडिशियल ऑफिसर्स इन द स्टेट. तो आर्टिकल 127 हाई कोर्ट को ये पावर देता है. कौन सी पावर देता है? पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द अदर कोर्ट्स एंड द जुडिशियल ऑफिसर्स इन द स्टेट. एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सैंक्शनड पोस्ट ऑफ द जजेस इन द स्टेट हाई कोर्ट इज 8. जो सैंक्शनड पोस्ट हैं जजेस की स्टेट हाई कोर्ट में वो टोटल 8 हैं. द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट वॉज जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई. जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई आपके पहले चीफ जस्टिस थे स्टेट हाई कोर्ट के.
एंड द फर्स्ट रजिस्ट्रार वॉज GCM रावत, ध्यान रखिएगा। इन अप्रैल 2001 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जिनको क्विक कोर्ट्स भी कहा जाता है, वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। लोक अदालत have also been arranged in the states which provide free legal aid to the people. For arrangement and operation of Lok Adalats, government has established Uttarakhand Legal Aid and Advisory Board. तो लोक अदालत को असिस्ट करने के लिए, उनके ऑपरेशंस को में असिस्ट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं अरेंजमेंट्स के लिए, गवर्नमेंट ने उत्तराखंड लीगल एड एंड एडवाइजरी बोर्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखा है। यूनिट ऑफ द बोर्ड हैव ऑल्सो बीन फॉर्म्ड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट which are called district legal aid and advisory committee. न्याय पंचायत have also been constituted under पंचायती राज एक्ट ऑफ द स्टेट which can hear cases up to ₹500। ध्यान रखिएगा, जो आपकी न्याय पंचायत है ये आपकी उन्हीं केसेस को देखती है जिसमें आप कह सकते हैं कि ₹500 तक के ही केसेस देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लोकायुक्त अगली बॉडी आ जाती है। A new bill to establish Lokayukt organization to investigate complaints and allegations related to the abuse of authority, corruption and misconduct in the state administration and send recommendation to the state government in this regard. लोकायुक्त को अपॉइंट करने का उद्देश्य क्या है समझिए। इसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा है कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी है ना, जिन लोगों के हाथ में पावर है, वो करप्शन या मिसकंडक्ट ना करें, तो इसलिए इनकी पूरी रिपोर्ट लोकायुक्त स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं। ठीक है। 1 नवंबर 2011 को आप कह सकते हैं एक नया बिल पास किया गया था। इन दिस ऑल द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और MLAs एंड ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग IAS हैव बीन ब्रॉट अंडर द स्कैनर। उसके बाद फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ द लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ प्रेसिडेंट एंड 5 मेंबर्स। जो नया लॉ बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग जो लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल आपके 5 प्रेसिडेंट, 1 प्रेसिडेंट और 5 मेंबर होंगे, अप टू 7 मेंबर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। 7 मेंबर तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हाफ ऑफ द मेंबर शैल बी ऑफ लीगल बैकग्राउंड, और इन सभी मेंबर्स में जो आधे मेंबर्स हैं उनका लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। रिमेनिंग हाफ ऑफ द मेंबर्स विल बी हैविंग मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पब्लिक सर्विस, इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस, वर्किंग अगेंस्ट करप्शन, गवर्नेंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। तो जो बाकी आधे मेंबर बचे उनके पास कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए इन सभी चीज़ों में। अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल देयर आर 3 विंग्स ऑफ लोकायुक्त टू हियर एनी कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन एनी कंप्लेंट। तो एक आपका इन्वेस्टिगेशन ब्रांच हो गया, प्रोसिक्यूशन ब्रांच हो गया, और तीसरा जुडिशियल ब्रांच हो गया। तो लोकायुक्त के पास ये 3 विंग ऑलरेडी मौजूद होते हैं किसी भी केस की सुनवाई के लिए। लोकायुक्त कैन सेंड अ नोटिस ऑन द कंप्लेंट एप्लीकेशन और टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर ऑन इट्स ओन। मतलब जो लोकायुक्त है ये नोटिस भेज सकते हैं, या तो इनके पास कोई रिटन कंप्लेन गई हो एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर अगर इनको खुद भी लगता है तो भी ये उस पर एक्शन ले सकते हैं। द विजिलेंस यूनिट ऑफ द स्टेट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर द लोकायुक्त। राज्य सरकार का जो विजिलेंस यूनिट है, निगरानी वाला जो यूनिट है, वो आप कह सकते हैं लोकायुक्त के अंडर ही रखा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। तो पंचायती राज सिस्टम इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन उत्तराखंड ऑन 15 अगस्त 1947। पंचायती राज सिस्टम उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था 15 अगस्त 1947 को अंडर द यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट 1947। From 1961, this system was implemented in 3 tier under the Uttar Pradesh Area Committee and Jila Parishad Act 1961. Now it is implemented as a constitutional body on 22 April 1994. 22 अप्रैल 1994 के बाद से आप कह सकते हैं कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर संवैधानिक बॉडी के तौर पर जाने लगा है। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे दिया गया है, इट इज़ अंडर द उत्तर प्रदेश पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल 1994 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इन 2002 से 2003 में जो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, ही डिसाइडेड टू कीप द प्रीवियस सिस्टम एज इट इज़ विद फ्यू चेंजेस। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड पंचायती राज डायरेक्टोरेट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत मॉनिटरिंग सेल फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस।
Now, according to the Panchayat Act passed in March 2008, the reservation for the women in panchayats was increased from 33% to 50%. तो वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है 33 से 50% तक बढ़ा दिया गया है. नाउ देयर इज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत इन द स्टेट विच आर एज फॉलो. तो तीनों टायर देख लेते हैं. सबसे पहला आपका जिला परिषद है. जिला परिषद के बाद आप देखेंगे तो क्षेत्र पंचायत, और क्षेत्र पंचायत के बाद आपका ग्राम पंचायत. तो ये बेसिकली 3 ऑर्गन है, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं. तो जिला पंचायत जो है, दिस इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एंड इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर. मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लोग ही यहाँ पर चुने जाते हैं. द डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट होता है वो आप कह सकते हैं अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द जिला पंचायत आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत. जो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन जिला पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है. ऑल द हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत. प्लीज रिमेंबर दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड वोट एंड कैन वोट. They cannot vote only at the time of the no confidence motion. Its secretary is the chief development officer, जिसको CDO भी कहा जाता है, पंचायती राज ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए. ठीक है. उसके बाद फ्रेंड्स जो तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में उनके मेंबर्स से मिला करके 6 प्रकार की कमिटीज़ का निर्माण किया जाता है, जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल कमेटी, एजुकेशन कमेटी, हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, वाटर मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कमेटी. ये 6 कमेटीज़ हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कुछ सब कमेटीज़ भी इसमें हैं. सो इन 3 टायर सिस्टम दिस अपेक्स बॉडी हैज़ टू परफॉर्म सुपरवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन. उसके बाद आपका जो दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट बॉडी आती है वो आती है क्षेत्रीय पंचायत की, जिसको क्षेत्र पंचायत बोला जाता है. इट इज़ द मिडिल लेवल कॉर्पोरेट बॉडी इन द 3 टायर पंचायती सिस्टम. प्रेसिडेंट को प्रमुख बोला जाता है और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका उसे डिप्टी प्रमुख बोला जाता है. इसके अलावा यहाँ पर जूनियर वाइस चीफ भी होता है. क्षेत्रीय पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा हु आर 18 ईयर्स और अबव. उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्षेत्र पंचायत कैन नॉट बी लेस देन 20 एंड कैन नॉट बी मोर देन 40. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षेत्र पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो नंबर है वो 20 से कम नहीं हो सकता है और 40 से ज़्यादा नहीं हो सकता है. Its president and vice presidents are elected by the elected members of the क्षेत्र पंचायत. इसके अलावा फ्रेंड्स के जो आपका क्षेत्र पंचायत होता है उनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में विलेज हेड होते हैं, लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सभी शामिल होते हैं. एंड जो आपके क्षेत्रीय पंचायत होते हैं दे कैन जो मेंबर्स होते हैं क्षेत्रीय पंचायत के दे कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द क्षेत्र पंचायत एंड कैन वोट ऑन द प्रपोजल्स. नाउ प्रमुख एंड उप प्रमुख कैन नॉट वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द चीफ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स कमिंग अंडर द क्षेत्र पंचायत कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ क्षेत्र पंचायत एज अ स्पेशल इन्वाइटी बट कैन नॉट वोट. जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो आप कह सकते हैं मीटिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं एज अ स्पेशल इन्वाइटी बट दे कैन नॉट वोट इन दैट मीटिंग. द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इज BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसका सेक्रेटरी होता है. एंड दिस पंचायत डज नॉट and this panchayat does the most of work through the earlier 6 types of committee formed from its members. जो अभी हम लोगों ने 6 कमिटीज़ की बात की है उन्हीं कमिटीज़ के माध्यम से ये बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं. क्षेत्र पंचायत एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत. तो सबसे जो आपकी निचले स्तर की बॉडी हो गई वो आपकी हो जाएगी ग्राम पंचायत. लोवेस्ट लेवल पे आपकी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम में. And for the formation of gram panchayat there should be a population of at least 500 in hill areas and 1000 in urban areas. मतलब ग्राम पंचायत अगर आपको बनाना है तो हिली एरियाज में पॉपुलेशन कम से कम 500 होनी चाहिए और जो प्लेन एरियाज हैं उसमें पॉपुलेशन कम से कम 1000 होनी चाहिए. बाकी जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड आपका 10,000 है. मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो 10,000 तक हो सकती है. नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी ग्राम पंचायत कैन नॉट बी लेस देन 5 एंड कैन नॉट बी मोर देन 15. जो ग्राम पंचायत होता है उसमें कम से कम 5 मेंबर या ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 मेंबर हो सकते हैं. ग्राम पंचायत मेंबर्स एंड द पंचायत हेड प्रधान आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव.
उप प्रधान इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। टू बी इलेक्टेड पंचायत मेंबर, प्रधान और उप प्रधान, द एज शुड बी एट लीस्ट 21 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधान और उप प्रधान के लिए इलेक्ट होने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल की होनी ही चाहिए। फॉर दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन ग्राम सभा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पंचायत टू एग्री विद 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एज वेल एज हाफ ऑफ द फैमिलीज ऑफ द टोटल फैमिलीज। अगर ग्राम पंचायत में आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाना है तो ये मैंडेटरी है कि पंचायत के जो मेंबर्स हैं उसका 1/5 मेंबर एग्री हो, साथ ही साथ जो फैमिलीज हैं टोटल उनमें हाफ ऑफ द फैमिलीज जो हैं वो इस बात से एग्री हों। उसके बाद फ्रेंड्स, असेंबली फॉर्म्ड by the members of the registered voter under the gram panchayat consisting of one or more villages is called gram sabha। ग्राम सभा का ये आप कह सकते हैं डिफिनेशन भी दिया हुआ है। तो ग्राम सभा का ये बहुत सिंपल सा डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, एक या एक से ज़्यादा विलेजेस के, उनकी असेंबली ही आपकी ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम सभा हैज़ ओनली वन ग्राम पंचायत। स्टेट गवर्नमेंट डज द वर्क ऑफ डिक्लेयरिंग अ हाउसिंग ग्रुप एज अ ग्राम सभा फेसिंग इट्स नेम एक्सेट्रा। उसके बाद फ्रेंड्स, ग्राम सभा में हर साल जनरली 2 जनरल मीटिंग्स होती हैं एंड विच आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द विलेज हेड। एट दिस स्टेज ऑल्सो अफोर्सेड 6 कमिटीज आर फॉर्म्ड, बट द चेयरपर्सन ऑफ द एजुकेशन हेल्थ एंड वेलफेयर कमिटी इज अ वुमेन। चेयरमैन जो होती हैं एजुकेशन हेल्थ और वेलफेयर कमेटी की वो वुमेन होती हैं। न्याय पंचायत कैन हियर केसेस ऑफ वैल्यू अप टू ₹500। जो न्याय पंचायत है ये 500 रुपये वैल्यू तक के केसेस को सुन सकते हैं और इनके पास पनिश करने का भी अधिकार होता है। ध्यान रखिएगा, जो न्याय पंचायत होते हैं ये आईपीसी की धाराओं के तहत पनिश भी कर सकते हैं, इवन इन सम स्मॉल केसेस ऑफ क्रिमिनलिटी, एंड दे कैन फाइन अप टू ₹100 बट नॉट जेल। जेल नहीं भेज सकते लेकिन 100 रुपये तक का चार्ज लगा सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज पंचायत आर विद द विलेज हेड एंड द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत के रिकॉर्ड्स होते हैं ये विलेज हेड या फिर जो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है विलेज पंचायत के पास द्वारा उसके पास होते हैं। इन द फर्स्ट फेज इन 2002 to 2003 द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू ट्रांसफर द एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कमीशंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू ओनली 14 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 29 सब्जेक्ट्स ऑफ द ग्राम पंचायत। उसके बाद फ्रेंड्स म्यूनिसिपल सिस्टम आ जाता है। म्यूनिसिपल सिस्टम इज अ अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम एंड इट वाज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट इन 1916 अंडर द यूनाइटेड प्रोविंस टाउन एरिया एक्ट 1916। तो यूनाइटेड प्रोविंस टाउन एरिया एक्ट 1916 के द्वारा जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1916 में उत्तराखंड राज्य में। दीज बॉडीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। 1993 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा म्यूनिसिपल काउंसिल को आप कह सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में एक नया एक्ट पास किया गया इन बॉडीज के लिए एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट सिटी सेल्फ गवर्नमेंट इज रनिंग एज पर द प्रीवियस लॉ विद फ्यू मॉडिफिकेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 3 टायर म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम की बंदोबस्त किया गया है जिसमें सबसे ऊपर आपका आ जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अमेंडेड रूल्स के अकॉर्डिंग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इट इज़ फॉर्म्ड इन दो सिटीज़ हुज पॉपुलेशन इज़ 1 लाख इन द प्लेन्स एंड 90,000 और मोर इन द हिल एरियाज। ऐसे सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है प्लेन एरियाज़ में और 90,000 से ज़्यादा हिल एरियाज़ में, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका एक टाउन हेड होता है जिसे हम मेयर कहते हैं, डिप्टी मेयर होता है और काउंसलर्स होते हैं। सिटी चीफ एंड द काउंसलर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली फॉर द 5 ईयर्स। जो सिटी चीफ होता है, टाउन हेड, मेयर और जो काउंसलर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली फॉर 5 ईयर्स वेयर एज द डिप्टी मेयर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। देयर आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 8 सिटीज़ इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में 8 शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं जिसमें एक आपका देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार शामिल है। इन 8 शहरों में आप कह सकते हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पंचायत के बीच में इंटरमीडिएट बॉडी है म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल उन शहरों में फॉर्म की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख तक प्लेन एरियाज में होती है और 90,000 होती है माउंटेनियस रीजन या हिल एरियाज में। म्यूनिसिपल काउंसिल कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड काउंसलर्स हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर। म्यूनिसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट और काउंसलर हैं वो हर 5 साल पे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं एंड देयर आर टोटल 41 म्यूनिसिपल काउंसिल इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में टोटल 41 म्यूनिसिपल काउंसिल इस वक्त बनाए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे जो आप कह सकते हैं निचला स्तर है वो है नगर पंचायत। नगर पंचायत आर फॉर्म्ड इन द सिटीज टाउन्स हुज पॉपुलेशन इज फ्रॉम 5,000 to 50,000। 5,000 से लेकर के 50,000 तक जहाँ की पॉपुलेशन होगी वहाँ पर नगर पंचायत बनाए जाएंगे। नगर पंचायत इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट एंड काउंसलर्स ऑफ द नगर पंचायत हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड एवरी 5 ईयर।
और एवरी 5th ईयर, हर 5 साल पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट और काउंसलर का नगर पंचायत के। तो मतलब अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत की बात की जाए तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, जो आप कह सकते हैं सिटी चीफ हो गए या फिर जो काउंसलर हो गए, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड इन एवरी 5 ईयर। और वहीं पर अगर जो डिप्टी मेयर है उसकी बात करें तो उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। म्यूनसिपल काउंसिल में और नगर पंचायत में जो प्रेसिडेंट और काउंसलर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हर 5 साल पे। टोटल 43 नगर पंचायत हैं उत्तराखंड राज्य में, आउट ऑफ विच इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन 3 नगर पंचायत। तो वो 3 नगर पंचायत कौन से यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। यहाँ पर नॉमिनेटेड पंचायत बनाई गई हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की लिस्टिंग की गई है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ क्रक्स इसका। एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, उत्तराखंड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ओनली 2 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कुमायूं डिस्ट्रिक्ट एंड टेहरी प्रिंसली स्टेट। जब आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, तो उस टाइम पर 2 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे उत्तराखंड में। एक आपका था कुमायूं डिस्ट्रिक्ट और दूसरा था टेहरी प्रिंसली स्टेट। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर था श्रीनगर से शिफ्ट करके पौड़ी डाल दिया गया और एक नया डिस्ट्रिक्ट अस्तित्व में आ गया जिसको पौड़ी गढ़वाल बोला गया। 1854 में नैनीताल को हेडक्वार्टर बना दिया गया कुमायूं डिवीजन का। 1890 तक हम कह सकते हैं कि जो आपका कुमायूं कमिश्नरेट है उसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट थे, कुमायूं और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद 1891 में कुमायूं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 जिलों में, एक था आपका अल्मोड़ा और एक था नैनीताल। और इंडिपेंडेंस तक यही सिचुएशन रही, आज़ादी तक। और आप कह सकते हैं कि आज़ादी तक उत्तराखंड राज्य में 3 डिस्ट्रिक्ट थे। एक आपका था पौड़ी, मतलब उत्तराखंड राज्य में नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कुमायूं डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट थे। एक आपका था पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, और एक प्रिंसली स्टेट था टेहरी कुमायूं डिवीजन में। आज़ादी के बाद 1 अगस्त 1949 को जो टेहरी प्रिंसली स्टेट था इसको 4थे डिस्ट्रिक्ट की तरह कुमायूं डिवीजन में इंक्लूड कर लिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1960 तक मसूरी, चक्राता, देहरादून को छोड़ करके बाकी जो आपके जितने भी माउंटेनियस रीजन थे वो कुमायूं डिवीजन में ही शामिल थे। 1960 में आप कह सकते हैं कि कुछ जिलों से कुछ पार्ट अलग करके नए जिले बनाए गए, जैसे टेहरी डिस्ट्रिक्ट से उत्तरकाशी बनाया गया, पौड़ी से चामोली बनाया गया और अल्मोड़ा से आपका पिथौरागढ़ बनाया गया। और 1969 तक देहरादून को छोड़ करके आप कह सकते हैं जो 7 डिस्ट्रिक्ट थे उतने टाइम पर उत्तराखंड के, वही केवल कुमायूं डिवीजन के पार्ट थे। 1969 में गढ़वाल मंडल कॉन्स्टिट्यूट किया गया और मंडल जो हेडक्वार्टर था उससे पौड़ी में बनाया गया। यहाँ पर आपके टेहरी, पौड़ी, चामोली और उत्तरकाशी इससे आप कह सकते हैं गढ़वाल मंडल में प्लेस किए गए। और नैनीताल, अल्मोड़ा और जो पिथौरागढ़ थे इनको कुमायूं डिवीजन में डाल दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1975 में देहरादून जो था इसको मेरठ डिवीजन से हटा करके गढ़वाल डिवीजन का पार्ट बना दिया गया। हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को क्रिएट किया गया एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सहारनपुर डिवीजन एंड इंक्लूडेड इन द गढ़वाल डिवीजन। उधम सिंह नगर आप कह सकते हैं कि 26 दिसंबर 1995 को, चंपावत 15 दिसंबर 1997, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जो हैं ये आपके 18 सितंबर 1997 को जिले बनाए गए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है इसमें रेवेन्यू पुलिस का। 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिश थे दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट सिविल पुलिसिंग इन द ऑल एरियाज ऑफ उत्तराखंड, बट रैमजे द देन कमिश्नर ऑफ द कुमायूं रिकमेंडेड टू मेंटेन द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम and telling the people of the state to be straightforward. So revenue policing system is in force in the state since 1874. At present this system is applicable to about 61% of the state. मतलब आज भी उत्तराखंड के 61% एरिया में हम कह सकते हैं रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू पुलिसिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें जो पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार या जो तहसीलदार होते हैं, परगना अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर, इन सभी के पास दोनों काम होते हैं। पुलिसिंग के भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करने का काम होता है और रेवेन्यू मेंटेन करने का भी काम होता है। मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेवेन्यू पुलिसिंग के साथ साथ इन्वेस्टिगेट क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, क्राइम्स को रजिस्टर करना, केसेस को, है ना, और क्रिमिनल्स को पकड़ना, ये भी चीज़ें शामिल हैं। हालांकि बीच में बहुत सारा डिमांड उठा था कि जो सिविल पुलिस का काम है उसे रेवेन्यू पुलिस से अलग कर दिया जाए। और रीजन इसके पीछे क्या था? क्योंकि जो रेवेन्यू पुलिस है दे डू नॉट हैव अ सॉलिड सिस्टम टू प्रिवेंट क्राइम and due to the lack of technical knowledge they cannot investigate the crimes effectively. During the British rule Kumayu had 19 parganas and 125 pattis. pattis का मतलब होता है पतवारी एरिया, while Garhwal has 11 pargana and 86 pattis और पतवारी एरियाज।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है इसमें हमारा पब्लिक सर्विसेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल 308 से लेकर के आर्टिकल 314 तक दिए हुए हैं पार्ट 14 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पे, ध्यान रखिएगा, और ब्रिटिश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, कीपिंग वी कैन से दैट इन ब्रिटिश कीपिंग इन माइंड द कॉलोनियल नीड्स एंड इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। कंपनी रूल के दौरान जो पब्लिक सर्वेंट्स होते थे दे आर सिलेक्टेड बाय सिलेक्शन कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ हेलेबेरी कॉलेज, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्कीम ऑफ पब्लिक सर्वेंट प्रिवेलेंट इन ब्रिटिश एरा वॉज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सम चेंजेस। अब कुछ कमीशंस हैं जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड हैं और अपॉइंट किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले हम उन्हें देखेंगे। जैसे सबसे पहला आपका मैकाले कमेटी, इट इज़ द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1854, 1854 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। एंड द कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव सजेशंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। जो पब्लिक सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट होता है उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर वे अपॉइंटमेंट्स किए जाएँ। तो इस सजेशंस के लिए ये मैकाले कमेटी अपॉइंट की गई थी 1854 में। नाउ द फर्स्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज हेल्ड इन 1855, 1 ईयर आफ्टर, इन लंदन। उसके बाद फ्रेंड्स 1866 में लॉर्ड डफरिन जो इन्होंने एक एचकिंसन कमीशन का फॉर्मेशन किया जिसके चेयरमैन थे सर चार्ल्स एचकिंसन, और इनको टारगेट दिया गया, दिस कमीशन हैज़ टू बी डील विद द इशू ऑफ एज इन द सिविल सर्विसेज। Civil service examination should not be taken simultaneously in England and in India, and the maximum age for appearing in civil service examination should be 23 years. एक और कमीशन फॉर्म हुआ 1912 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इस्लिंगटन, जिसको इस्लिंगटन कमीशन बोला गया। एंड दिस कमीशन रिकमेंडेड दैट द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। मतलब इन्होंने बोला, इस्लिंगटन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन पे बोला कि जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ये इंग्लैंड और इंडिया में साइमल्टेनियसली होना चाहिए, दोनों जगह पर। तो ये इस रिकमेंडेशन को मानते हुए आप कह सकते हैं 10 साल बाद 1922 में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह हुआ। लंदन और इलाहाबाद में साइमल्टेनियसली ये ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स दो सर्विसेज विच आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर नेम्ड एज सेंट्रल सर्विसेज, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल के द्वारा होता था। सच ए सिस्टमेटिक फॉर्म वॉज प्रोवाइडेड टू सिविल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1926 ऑन सजेशंस ऑफ द ली कमीशन। ली कमीशन के सजेशंस के आधार पर 1926 में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें एक चेयरमैन होते थे और 2 अदर मेंबर्स होते थे। ली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे जो CPSC बनाया गया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके पहले प्रेसिडेंट थे सर रोज वॉकर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम चेंज किया गया UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया। उसके बाद क्लासिफिकेशन है सर्विसेज का। तो 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, आप सभी को पता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज देखेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में जो कॉमन होती हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। मेंबर ऑफ दिस सर्विसेज ऑक्यूपाई टॉप पोजीशंस अंडर द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट एंड सर्व देम बाय द टर्न्स। एट प्रेजेंट देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। 3 ऑल इंडिया सर्विसेज अभी तक बनाई गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं पहली आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS, दूसरी है IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, तीसरी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS। एक और IFS होता है जिसमें बोला जाता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है ये आपकी सेंट्रल सर्विसेज के अंदर आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती है। हालांकि जो आप कहेंगे ग्रेड पे और जो जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम है ऑल इंडिया सर्विसेज की ही तरह, ठीक है। जो आप कहते हैं इसमें प्रिविलेजेस की बात कर लें या पे ग्रेड की बात कर लें, सैलरी की बात कर लें, बिल्कुल सेम है IFS की, लेकिन वो सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 1947 में इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज रिप्लेस्ड बाय IAS and the Indian police was replaced by IPS Indian police services and was recognized by the Constitution of India as all India services। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इस्टेब्लिश किया गया, आप कह सकते हैं एज द थर्ड ऑल इंडिया सर्विसेज। जो पहले केवल 2 थी IAS और IPS, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है इसको ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह इस्टेब्लिश किया गया 1966 में।
इसके बाद फ्रेंड द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 ऑथराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. The members of these services are recruited and trained by the central government, but दे आर असाइंड टू डिफरेंट स्टेट फॉर वर्क. मतलब रिक्रूट और ट्रेन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वर्क इनको करना होता है स्टेट्स में जाकर के. इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं दे आर कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट. दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर्स, सेंटर हैविंग नो कैडर्स ऑफ इट्स ओन इन दिस रिगार्ड. दे सर्व सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डेपुटेशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फिक्स्ड टेन्यूर दे गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें काम करना है तो डेपुटेशन पे बुलाया जाता है, वहाँ पर कुछ दिन काम करते हैं और जैसे उनका टेन्यूर खत्म हो जाता है वापस रिस्पेक्टिव स्टेट में वो भेज दिए जाते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन्स द सर्विसेज ऑफ दीज ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन अंडर द वेल नोन टेन्यूर सिस्टम. इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिवीजन among different states, each of these all India services form a single service with common rights and status and uniform scales of pay throughout the country. Their salaries and pension are made by the state. ध्यान रखिएगा, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं IAS, IPS या IFS, इनकी जो सैलरीज होती हैं वो आप कह सकते हैं सैलरी और पेंशन स्टेट्स के द्वारा दिए जाते हैं. द ऑल इंडिया सर्विसेज आर कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है. एनी डिसिप्लिनरी एक्शन और इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज अगेंस्ट दीज ऑफिसर्स कैन ओनली बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए बोला जाता है जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चीफ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को. उसके बाद फ्रेंड सेंट्रल सर्विसेज हैं. पर्सोनल ऑफ सेंट्रल सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. दे होल्ड स्पेशलाइज्ड फंक्शनल एंड टेक्निकल पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बिफोर इंडिपेंडेंस जो सेंट्रल सर्विसेज थे, आज़ादी से पहले उनको क्लासीफाई किया गया था क्लास 1, क्लास 2, सबॉर्डिनेट और इन्फीरियर सर्विसेज में. आज़ादी के बाद ये सबॉर्डिनेट और इन्फीरियर सर्विसेज हटा करके क्लास 3 और क्लास 4 कर दिया गया, और अगेन इन 1974 ये जो क्लासिफिकेशन था इसको पूरी तरह से बदल करके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी कर दिया गया. ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज के लिए. तो एट प्रेजेंट देयर आर 62 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज, और उसमें से कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. कुछ के नाम मैं पढ़ देता हूँ. सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सेंट्रल लीगल सर्विसेज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल सर्विसेज हैं. इसी में देखिए आपका इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी हैं. ठीक है, टोटल 62 हैं ग्रुप ए के तहत. और आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द अबव कैडर्स ऑफ ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज हैव आल्सो करस्पॉन्ड्स टू ग्रुप बी सर्विसेज. ग्रुप सी सेंट्रल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ क्लर्कियल जो पर्सनल्स होते हैं ग्रुप सी में आते हैं, और वहीं पर जो मैनुअल पर्सनल्स होते हैं उनको ग्रुप डी में रखा जाता है. ठीक है. Among all the Indian foreign services is the highest central service in terms of prestige, status, pay and emoluments. In fact, though it is a central service, competes with all India services. अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो IFS होता है, पोजीशन, स्टेटस और पे स्केल के मामले में IAS के बाद IFS का नंबर आता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज का. मतलब IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज से ये ऊपर ही होता है, इसकी पे ग्रेड जो होती है, पे स्केल, ये IPS से ज़्यादा ही होती है IFS की. उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट सर्विसेज आते हैं. पर्सनल ऑफ स्टेट सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दे होल्ड डिफरेंट पोजीशंस इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दे ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द स्टेट than those held by the members of all India services. The number of services in state differ from state to state. The services that are common to all the states are, तो कुछ स्टेट्स यहाँ सर्विसेज यहाँ पर लिखे हुए जैसे सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, एग्रीकल्चरल सर्विसेज. बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. उसके बाद फ्रेंड्स ईच ऑफ दीज सर्विसेज इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट, दैट इज द नेम ऑफ द स्टेट इज एडेड एज अ प्रीफिक्स. फॉर एग्जांपल अगर आंध्र प्रदेश के हम स्टेट सर्विसेज की बात करें तो हम बोलेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट सर्विसेज. उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जो UPPSC कमीशन बनाया गया, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ की जो सर्विसेज होंगी वो आपकी आ जाएंगी स्टेट सर्विसेज के अंतर्गत. लाइक द सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. यहाँ पर भी स्टेट सर्विसेज में भी क्लास 1, ग्रुप 1 या फिर ग्रुप ए बोला जाता है, क्लास 2, ग्रुप 2 या ग्रुप बी बोला जाता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी. यहाँ पर भी स्टेट सर्विसेज में भी यही हायरार्की चलती है.
Further, the state services are also classified into gazetted class or non-gazetted class. Usually, class 1 group A और class 2 group B services are gazetted class, while class 3 या group C और class 4 या group D ये non-gazetted class की कैटेगरी में आते हैं. The names of the members of gazetted class are published in the government gazette for appointment, transfer, promotion and retirement, while those of the non-gazetted are not published. Further, the members of the gazetted class enjoy some privileges which are denied to the members of non-gazetted class. Also, the members of gazetted class are called officers, while those of non-gazetted class are called employees. ध्यान रखिएगा, जो ऑफिसर्स होते हैं वो गेजेटेड क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम लोगों ने पहले भी देखे हैं. पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 308 से लेकर के 314 तक जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. तो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन ये आपका आर्टिकल 309 में दिया हुआ है, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ इंपावरमेंट देता है विद रिस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड टू दीज सर्विसेज. रिक्रूटमेंट में इनमें से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है. अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, डेपुटेशन, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर एक्सेट्रा. कंडीशन ऑफ सर्विस की बात की जाए अगर पब्लिक सर्वेंट की, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. पे, अलाउंसेज, इंक्रीमेंट्स, लीव, प्रमोशन, टेन्यूर, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, ट्रांसफर, डेपुटेशन. तो ये सारी चीज़ें आप अलाउंसेस में कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. अब ये जो आपके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो पब्लिक सर्वेंट के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन दिस मेंशन्ड ग्राउंड. ऑनेस्टी, इफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी. तो ये कुछ ग्राउंड है जिसपे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. ठीक है. टेन्यूर ऑफ ऑफिस की बात करें तो आर्टिकल 310 जो है ये टेन्यूर ऑफ ऑफिस को डिफाइन करता है. और बहुत ही सिंपली हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल सर्विसेज हो गई या ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सिविल सर्विसेज हो गई, मिलिट्री पोस्ट हो गई, सिविल पोस्ट हो गई अंडर द सेंटर, ये सभी दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. और इसी तरह अगर स्टेट सर्विसेज की हम बात करें, सिविल सर्विसेज की स्टेट में, तो दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा. प्रेसिडेंट और द गवर्नर मे प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू हिम इन 2 केसेस. 2 केसेस में इनको कंपनसेशन दिया जा सकता है. इफ़ द पोस्ट इज एबॉलिश्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड एंड इफ इज रिक्वायर्ड टू वैकेट द पोस्ट फॉर द रीजन ऑफ नॉन कनेक्टेड विद मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट. ठीक है. तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही डीप में चीज़ें हैं, तो लिख दी गई हैं, एक बार आप ध्यान से पढ़ लेना. हालांकि यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है बनने के. सेफ गार्ड्स टू सिविल सर्वेंट. तो सिविल सर्वेंट्स को सेफ गार्ड भी दिया गया अंडर आर्टिकल 311 विच प्लेसेस 2 रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी अबव. डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर. In other words, it provides 2 safeguards to civil servants against the arbitrary dismissal from their post. मतलब किसी भी, अभी हम लोगों ने बात की कि जो सिविल सर्विसेज, जैसे अगर कोई IAS, IPS, IFS है तो उनको वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. और जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर. लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी डिसमिशल हो जाएगा, है ना. इसके लिए 2 सेफगार्ड भी दिए गए हैं. पहला कि जो सिविल सर्वेंट है, इट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड. मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सपोज कीजिए किसी को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, तो उसका डिसमिसल चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकते. समझिए बात को. ठीक है. तो मतलब जो अगर किसी हायर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है तो उससे ऊपर की अथॉरिटी या वही अथॉरिटी डिसमिस कर सकती है, जो जूनियर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है वो डिसमिस नहीं कर सकती. तो ये एक एक्सेप्शन है. दूसरा, अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ दो चार्जेस. मतलब किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे डिसमिस या रिमूव नहीं किया सकता या उसकी रैंक नहीं घटाई जा सकती बिना इंक्वायरी के. ठीक है. तो ये एक और प्रोविजन इसमें लगा हुआ है. द अबव 2 safeguards आर अवेलेबल ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर, द ऑल इंडिया सर्विसेज, द सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट और टू पर्सन होल्डिंग सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर और स्टेट एंड नॉट टू द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज और द पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट. ध्यान रखिएगा, ये जो 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं, ये 2 सेफगार्ड केवल, सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं जैसे IAS, IFS, IPS, IRS, या फिर इन सिंपल वर्ड्स हम स्टेट्स में कह दें तो आपके SDM, DSP. तो जो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज
के ऑफिसर्स हैं या फिर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं उनको ये सेफगार्ड दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं जो सेंट्रल सर्विसेज हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है। बाकी जो मिलिट्री और आप कह सकते हैं जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके मेंबर्स को या उनके ऑफिसर्स को सेफगार्ड नहीं दिए गए हैं। हाउएवर द सेकंड सेफगार्ड विच इज़ होल्डिंग इंक्वायरी इज़ नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग 3 केसेस। 3 केसेस में इंक्वायरी नहीं होती है। तो पहला केस है वेयर अ सिविल सर्वेंट इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। अगर उसको डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया गया उसके रैंक को किसी ऐसे काम के लिए जिसमें वो क्रिमिनल चार्जेस का अपराधी हो। वेयर द अथॉरिटी empowered टू डिसमिस और रिमूव्ड अ सिविल सर्वेंट और reduced him in a rank is satisfied that for some reason it is not reasonably practicable to hold such inquiry। और अगर कोई बड़ी अथॉरिटी है जिसके द्वारा डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया जा रहा है रैंक को, और अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि यहाँ पर कुछ भी मतलब रीजनेबल नहीं है इंक्वायरी, तो वहाँ पर भी इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा है कि वेयर द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। और अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वाला एक मुद्दा है उसको लेकर के इंक्वायरी कराना ठीक नहीं है ना, तो तब भी उस केस में भी इंक्वायरी नहीं होगी। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा अगर हमने इंक्वायरी कराई तो, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं इंक्वायरी नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओरिजिनली जो अपॉर्चुनिटी थी बीइंग हर्ड की, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो प्रोवाइड किया जाता था सिविल सर्वेंट्स को, वो 2 स्टेज पे किया जाता था, इंक्वायरी स्टेज पे भी और पनिशमेंट स्टेज पे भी, ठीक है। लेकिन आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जो सेकंड प्रोविजन है पनिशमेंट स्टेज पे जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी सुनवाई की, वो एबॉलिश कर दी गई है। अब केवल एक स्टेज पे ही ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसका क्रक्स पूरे का यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।